जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपकी कल जो क्लास, हमारी पिछली क्लासेस हुई थी, वो कौन सी हुई थी? वो हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्लास, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ये कौन सी क्लास रहेगी? तो ये रहेगी हमें हमारे हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें और इसमें सिर्फ तम का डिफरेंस है। जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वो होता है ना, एक मूल अवस्था भी होती है। हिंदी में बताते हैं कि भाई अवस्थाओं के तौर पर तीन होते हैं: उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल हमने क्या पढ़ा था? उच्चतम न्यायालय, उसके सारे हमने कवर करे थे। आज हम ऐसे ही उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए, टाइम को न गवाते हुए शुरू करते हैं। ओ, आप लोगों के लिए कुछ लिखा है। जो हमारी टेक्निकल टीम, जो हमारे भैया हैं, वो तरुण भाई, वे हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिख के रखते हैं और बोलते हैं। मुझे तो पता भी नहीं होता कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, तो मुझे तो यहीं पे आके बोर्ड पे मिल जाता है डायरेक्टली। तो आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है इसमें। कैसी चल रही है जिंदगी? किसका मतलब? आपका या मेरी, किसी की भी हो सकती है। कैसी चल रही है जिंदगी? तो इसमें आंसर में लिखा है, संविधान की तरह हो गई है जिंदगी। आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संशोधन करके चला जाता है। मीन समझ रहे हो आप इसका मतलब? अगर आप लोग अपने, जैसे कि हमने संसद पढ़ी थी, राष्ट्रपति जी पढ़े थे कि आपकी जिंदगी जिंदगी बिल्कुल इनकी तरह हो गई, संविधान की तरह। कि अगर कोई मेजोरिटी में आता है, मेजोरिटी में, या फिर कोई भी संशोधन करते हैं, तो जिंदगी में ऐसे ही कोई भी चले, तो इसका हक किसी को ना दे। आप अपनी जिंदगी का संशोधन खुद करें और खुद अपने हर जीवन का, मतलब जो भी कार्य संभव है, उसको प्रयास करते रहें। मतलब कि अपनी खुशियों के लिए, अपने जो भी आपको मुकाम हासिल करने हैं उनके लिए तो आप प्रयास करें, किसी दूसरे को इसका हक ना दें। तो इसी का ये जो लिखा है हमारे तरुण भाई ने, तो उसी के मकसद से ये सारी चीजें लिखी हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भाई आज हमारा टॉपिक क्या है। तो हाई कोर्ट। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के बारे में ना आपको बताया था कि 1773 के तहत 74 में इसका 1774 में इसका जो निर्माण होता है, उसका किसकी बात कर रहे थे हम? उच्चतम न्यायालय की। उच्च न्यायालय की बात करते कि भाई उसके बाद में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, इसका जो सृजन है वो कहाँ पे होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कलकत्ता में। आर्टिकल की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? जो, अगर हम कलकत्ता, कलकत्ता, डेट क्या थी? 2 जुलाई 1862 को सबसे पहले इसका गठन होता है इसमें। और उसके बाद में सेकंड सेकंड बात करें तो बॉम्बे। बॉम्बे हाई कोर्ट, ये किसकी बात चल रही है? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की। तो कलकत्ता 2 जुलाई 1862। और ये कब हुआ था? 14 अगस्त 1862। एंड थर्ड हाई कोर्ट था, थर्ड हाई कोर्ट कब कब बना था? तो ये था मद्रास। मद्रास। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है? तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है मद्रास, मद्रास को। और चेन्नई भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि चेन्नई हाई कोर्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1862 को। जी, हमारे ये तीन हाई कोर्ट बन गए थे सबसे पहले। सर्वप्रथम कौन कौन से थे? कलकत्ता हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनसे ज्यादातर चीजें ऐसी ही पूछी जाती हैं हाई कोर्ट से। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है जो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बनते हैं सुप्रीम कोर्ट से।
लेकिन इनकी डेट्स भी, और जैसे इनका सृजन कब हुआ था, तो ये कभी कभी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिए कि भाई कौन कौन से। कलकत्ता 2 जुलाई 1862, 14 अगस्त 1862 और मद्रास 15 अगस्त 1862। ये तीन एक साथ लगभग कुछ ही इसमें तो एक ही दिन का गैप है, इसमें कुछ कुछ समय का गैप है, कुछ दिनों का, तो एक ही साथ हुए थे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपके जो हमारे संविधान में। संविधान में आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 214, 214 आर्टिकल। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए ये एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। और फिर उसके बाद में संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन और 1956 में। उसमें क्या बोला जाता है कि एक जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय किसी एक राज्य या फिर दो राज्यों के लिए भी सर्जित हो सकता है। जैसे अभी हम बात करें प्रेजेंट टाइम में कितने उच्च न्यायालय हैं हमारे, तो वो हैं 25। तो बाकी स्टेट कितने हैं हमारे? 28। तो 28 राज्य होने के बावजूद भी क्या बोला गया है, जैसे आर्टिकल में लिखा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो लेकिन ये जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम या फिर एक्ट लिख देता हूं, 1956 को। और इसमें आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 231 के तहत, आर्टिकल 231 के तहत किसी एक राज्य या किसी दो एक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से, किसी दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हो सकता है। ये कब जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 को। सरकार कौन सी थी? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे उस टाइम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे जो, अगर हम बात करें एशिया का भी सबसे बड़ा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या है जी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये चौथा भी है, फोर्थ नंबर हाई कोर्ट के मामले में। कौन सा हाई कोर्ट गठन हुआ था ये? तो चौथे नंबर का था कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना था। तो 1866 में। आपके यूपी के यूपी कांस्टेबल और यूपी जो भी यूपी में एग्जाम आते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई, क्योंकि मेनली इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए। और एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी इसको बोला जाता है। इसकी जो सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा है। बेंच के हिसाब से, वैसे नहीं कि भाई क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल से मतलब नहीं होता कभी भी हाई कोर्ट का या किसी भी उसका। किससे मतलब हो कि उसमें सदस्यों की बात की, इनके सदस्यों की कोई सीमा नहीं है कि कितने सदस्य होंगे या कितने होंगे। तो एशिया का एशिया का सबसे बड़ा
कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों या जजों की नियुक्ति। अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, कौन? मुख्य न्यायाधीश की, तो इनको कौन कौन नियुक्ति देंगे? तो मैंने आपको सबके बारे में बता दिया था पहले ही कि जो भी करेंगे सारा काम वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी। और सलाह किससे लेंगे वो? संबंधित, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे सलाह की, ऐसा नहीं है अपने मन से करते, सलाह भी लेंगे किससे? राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल प्लस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता होना चाहिए। और अन्य सदस्यों की बात कर लेते हैं। अन्य सदस्यों की कि भाई हाई कोर्ट के अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति करेंगे, अन्य जज या सदस्य कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जी। यहां पर क्या होगा? राष्ट्रपति करेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा? सलाह राज्यपाल तो देंगे ही देंगे, प्लस यहां पर सीजीआई नहीं होंगे, यहां पर क्या कौन होंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय सॉरी, उच्च न्यायालय के जो जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो यहाँ अन्य सदस्यों के लिए सलाह देंगे, और राज्यपाल तो होंगे ही होंगे साथ में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इनकी आर्टिकल 217। वैसे मैंने आपको बता दिया है, यही चीज बताई गई है कि भाई नियुक्ति जो करेंगे तो किनके द्वारा करेंगे यहाँ पे। तो ये आर्टिकल किस में बात करी गई है? तो ये बात करी गई है आपका आर्टिकल 217 में। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल प्लस सीजीआई होंगे। उसके बाद में अन्य सदस्यों की जो वो होगी, वो राष्ट्रपति करेंगे, और सलाह कौन करेंगे? राज्यपाल और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। और आर्टिकल कौन से संबंधित है ये? 217। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं योग्यताएं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? योग्यताएं। तो यहाँ पे मैं पहले इसे हटा देता हूं। योग्यताएं, योग्यताएं। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक, भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद उच्च न्यायालय में या फिर उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों का वकालत करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 10 वर्षों का, 10 वर्षों का अनुभव यहां लिख दो, वकालत में अनुभव कहां पर होना चाहिए? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट।
इन दोनों में किसी में भी कितने वर्ष तक होना चाहिए? 10 वर्षों का वकालत में अनुभव होना चाहिए। तो या बात करें न्यायिक पद पर, एक क्या आ जाता है न्यायिक पद पर, एक खो जाते हैं। न्यायिक पद पर 10 वर्षों का अनुभव हो, 10 वर्षों का अनुभव। तीन चीजें: भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों का वकालत अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत, और न्यायिक पद पर। न्यायिक पद का यही है कि वो जैसे सत्र, अभी मैं जब वो पढ़ाऊंगा आपको अधीनस्थ न्यायालय, उसमें होते हैं जिला न्यायालय, तो उसमें किसी भी पद पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तब ये कौन बन सकते हैं? तो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ शपथ या ओथ संबंधित राज्य के राज्यपाल या इनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। नियुक्त कोई व्यक्ति किसके द्वारा? इनके द्वारा। राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्त कोई व्यक्ति है, तो वो इनको शपथ दिला सकते हैं, या फिर राज्यपाल खुद। कौन से? जहां पे भी इसका सृजन हो रहा है, जहां पे भी ये सदस्य चुने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी अवधि की, कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट का कितना बताया था मैंने आपको? तो वो बताया था अधिकतम 65 वर्ष। और इसमें कितना बताया था मैंने आपको पिछली बार, पिछली क्लासेस में? तो 62 वर्ष। अधिकतम 62 वर्ष, ये अधिकतम होगा, क्योंकि न्यूनतम आयु का संविधान में या कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो सबसे यही है कि इनकी अधिकतम आयु बताई गई है। उच्चतम न्यायालय 62 वर्ष, और इसमें सॉरी, उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष, ये अधिकतम आयु होगी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे ये अपने पद से कैसे हटाए जा सकते हैं। या तो खुद से इस्तीफा दे सकते हैं, या संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं। संसद के द्वारा कैसे? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये संसद के द्वारा, जैसे महाभियोग की तरह एक प्रक्रिया होती है संसद के, जो संसद महाभियोग की तरह संसद से हटाए जा सकते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी? हटाने की प्रक्रिया खुद इस्तीफा दे दे, संसद द्वारा हटाए जाएं। बट ये भी मैंने आपको कल बताया था कि संसद द्वारा कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज नहीं हटाए गए हैं। संसद द्वारा, संसद द्वारा विशेष बहुमत से। किससे जी? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत तो समझते होंगे आप, टोटल मेंबर का ½ + 1 प्लस प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेंबर सदस्य, वो एग्री होने चाहिए। इसके बाद में किसी जज का जो उच्च न्यायालय में, उसका पदोन्नति हो जाना सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाना, तब इनका पद रिक्त हो जाएगा। या किसी दूसरे हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट में स्थानांतरण हो जाना, या ट्रांसफर है।
क्या हो जाना? स्थानांतरण। तो आपको पता होना चाहिए इन चारों प्रक्रिया से उनका पद खाली हो सकता है, और कार्यकाल कितना है? 62 वर्ष। न्यूनतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है कि भाई आप बताइए उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका वेतन कितना है। तो वेतन कितना है इनका? तो मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए। क्या है? 2.5 लाख रुपए। और अन्य का 2.25 लाख रुपए या 2,25,000 रुपए। तो ये आपको पता होना, इंपॉर्टेंट चीजें यही, ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। और कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते इनसे कि भाई हाँ वो सारी बहुत सारी चीज बता, नहीं, वो सब बनते हैं कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। तो इनसे ये चीजें, ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन कितना है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, तो आप बताइए। तो आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं या क्षेत्र अधिकार हैं कि वो क्या क्या हैं। क्षेत्र अधिकार के हम बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक। क्या? प्रारंभिक। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मोस्टली सारी चीजें, जैसे अगर हम बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट पे जो पूरे भारत के लिए है, वो एक यहाँ पर राज्य के लिए है कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला गया है? एक राज्य या दो राज्यों के विवाद पर किसी भी चीज को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वो किसी भी उस पर मतभेद हो जाने पर तो कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय। ऐसे ही यहाँ बात करते हैं किसकी? सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित विवाद। संबंधित ये क्या होंगे? संबंधित जो भी विवाद होंगे या फिर मामले होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राज्य सरकार से। राज्य सरकार से संबंधित मामले। संबंधित मामले। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संसद। संसद व विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन के लिए, निर्वाचन में संबंधित मामले, निर्वाचन संबंधी मामले। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, भैया ये आप क्या बता रहे हैं कि आपने तो बोला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ। संसद और विधानसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होगा उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है किसी तरह की, या कोई भी ऐसा कुछ भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि इनके निर्वाचन को लेके, तो उसका फैसला या उसकी जो पैरवी ये कौन करेगा? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन का काम करते हैं। तो वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, ये प्रारंभिक क्षेत्र में आएगा। प्रारंभिक क्षेत्र, प्राथमिक काम क्या होगा इसका? सबसे पहले इन कामों को देखना। उसके बाद में हम बात करते हैं एक अभिलेखों का, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय ये भी
आपके मन में आएगा कि अभिलेख न्यायालय, भैया आपने तो उसका भी बताया था। हाँ, उसका पूरे भारत के लिए होगा। और इसका, इसके अंडर जो काम करते हैं, जैसे हम जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जो जो इसके नीचे अंडर काम करेंगे, तो उनके लिए अभिलेख न्यायालय होगा। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के तहत ये किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है कि भाई इसे लाइए। और इसके जो संबंधित हाई कोर्ट की पूरे भारत के लिए होगा कि भाई यहाँ से, जैसे उसको हाई कोर्ट का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे हम। सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो इसमें भी चलेगा और अधीनस्थ न्यायालय में चलेगा। लेकिन इसका जो फैसला होगा वो इसमें नहीं चलेगा। वो सिर्फ सिर्फ इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट, इसके नीचे जो होंगे जिला न्यायालय, उनके अंदर इसका फैसला चलेगा। तो इसीलिए अभिलेख न्यायालय, इसको भी अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसे भी क्यों अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। कितना? 26, ठीक। इसके बाद में हम न्यायालय की अवज्ञा। आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 एक फौजदारी और एक होंगे दीवानी मामले। क्या होंगे? दीवानी मामले। फौजदारी, फौजदारी में क्या आता है? क्रिमिनल, जिन्हें हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी किसी की हत्या, लूटपाट, चोरी, ये सारे किस में आएंगे? वो आएंगे फौजदारी में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में। दीवानी मामले जो पैसे से संबंधित मामले होते हैं जो हमारे, वो किस में आते हैं? तो वो दीवानी मामले में आते हैं। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 200 तहत न्यायालय अवज्ञा। उसके बाद में हम बात करते हैं ना, न्यायाधीश अधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या अधिकार। आर्टिकल 226, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 226 आर्टिकल के तहत 5 रिट जारी ये भी कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, तो 5 रिट ये भी जारी कर सकता है। 5 रिट जारी करना। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा या उत्प्रेषण, ये 5 रिट होंगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भाई सुप्रीम कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील कर सकता है। तो कोई भी, मैंने आपको सारी चीज बताई अपीलीय, ऐसे ही ये भी अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आएगा कि कोई भी ऐसे अपील कर सकता है जाके जी। जैसे मान लीजिए हमारे मूल अधिकारों का मैंने इसको आपको बताया, इसमें न्यायाधीश क्षेत्र के आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकते कि यहाँ पे क्या कर सकता है? अपील भी कर सकता है कि जी मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार में जैसे फौजदारी मामले, फौजदारी से आप लोग समझ गए ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज, दीवानी मामले और राजस्व या रेवेन्यू, राजस्व, ये सारे किस में आएंगे? ये आएंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार में। और किस में होता? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, नियंत्रण करना। नियंत्रण मीन्स कैसे? आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मान लीजिए कोई भी राज्य का, जैसे कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कहाँ पे हाई कोर्ट? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद के जो 75 जिले हैं, अभी टोटल एक जिला अभी हाल फिलहाल ही में बना है, तो उसमें 76 जिलों में, जो भी जिलों में जिला न्यायालय होंगे उन पर
नियंत्रण करना किसका काम होगा? तो अधीनस्थ न्यायालयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, पर नियंत्रण, ये किसका काम होगा? ये हाई कोर्ट का काम होगा। इसकी बात कर लेते हैं हम। जो न्यायाधीश की, जैसे तदर्थ न्यायाधीश मैंने आपको कल भी बताया कि किसी भी बेंच के लिए जैसे 5-7, अगर वो कोरम पूरा नहीं हो रहा है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। कार्यकारी मुख्य जो कार्यकारी मुख्य वो होते हैं क्या, क्या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी के आप समझ गए होंगे मुख्य न्यायाधीश कैसे होंगे, जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस टाइम पीरियड के बीच में किसी एक पर्टिकुलर सदस्य को चुन लिया जाता है कि उसको जो भी 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए चुन लिया जाता है और उसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। और ऐसे ही कार्यकारी सदस्य होंगे, जो जज होंगे वो चुने जाते हैं। कैसे? कि अगर काम के बढ़ जाने के कारण कि भाई उनकी नियुक्ति करने, काम लोड ज्यादा बढ़ गया, वर्क ज्यादा बढ़ गया, तो उनको काम के लिए उनको कार्यकारी अधिकारियों को, मतलब अधिकारी बोल रहा हूं मैं, सदस्यों को, जो जज होंगे उनकी नियुक्ति कर ली जाती है। और जैसे ही फिर उसके बाद में स्थायी सदस्य आ जाते हैं या स्थायी जज आ जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ये पद फिर समाप्त भी हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हाई कोर्ट का इतना ही पार्ट था, इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछेगा, कि जो इंपॉर्टेंट थे वही मैं चीज फैक्ट बता के चल रहा हूँ, इससे ज्यादा आप लोगों को और कुछ नहीं पूछा। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अधीनस्थ न्यायालयों की। अधीनस्थ न्यायालय आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर आपके यहाँ चोरी लूटपाट या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस आती है। पुलिस फिर कहाँ लेके जाती है? तो जिला न्यायालय में लेके जाती है, आप लोग जानते होंगे इतना। उसके बाद में वहां पर सुनवाई होती है, कुछ सजा होता है, जुर्माना होता है, जो भी कुछ होता है तो हमारे यहाँ पे बात कर जिला न्यायालय से हमको पता चल जाता है कि भाई क्या 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 प्रोसेस। तो इसी के अंडर क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। जिला न्यायालय की बात करें, इसमें एक सत्र न्यायालय होते हैं, और इसमें जिला न्यायालय कौन कौन से ये भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 233 किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति। न्यायालयों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल जब करेंगे, राज्यपाल किससे? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद में इनके जो जिला न्यायालय के जो वो जज हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनके जो सदस्य हैं और कोई, जैसे जिला न्यायालय में कहीं भी किसी के सदस्य चुने जाते हैं तो उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राज्यपाल। और राज्यपाल करने के बाद में किससे सलाह लेंगे? तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनसे, या लोकसभा के, लोकसभा मैं बोल रहा हूँ, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनसे सलाह लेंगे, संबंधित राज्य के। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लें, क्या बात कर रहे हैं इसके बाद में हम, कि अधीनस्थ न्यायालयों के कौन कौन से आते हैं। ये सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये किन किन को मिलके बनते हैं? जैसे हम बात करते हैं यहाँ, किसकी बात करें? दीवानी, दीवानी मामले हो, क्या होंगे?
दीवानी मामले। सेकंड, फौजदारी मामले। थर्ड, थर्ड किसका बताया था मैंने आपको? राजस्व न्यायालय। इन तीनों को मिलके क्या बनता है? अधीनस्थ न्यायालय बनता है। और जिला न्यायालय किससे बनेगा? इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं? ये दोनों यहाँ पे मिल जाते तब बनते हैं क्या? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था अधीनस्थ न्यायालयों में कौन कौन से न्यायालय होंगे। तो दीवानी मामले या दीवानी न्यायालय, और फौजदारी में क्रिमिनल एक्टिविटीज, राजस्व जो रेवेन्यू आता है। और इनसे मिलके दीवानी मामले और फौजदारी जो न्यायालय हैं, उनसे मिलके क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं जिला न्यायालय। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, इसकी सुनवाई करेंगे ऐसे हम। यहाँ लिखते आपने कभी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिएगा जहाँ पे कोर्ट होता है, तो उसमें भी लिखा होता है यहाँ पे क्या होगा? जिला सत्र न्यायाधीश। आप लोगों का कोई भी काम हो, जैसे कि आपको किसी की बाइक का चालान कट जाता है, आपके आरसी वगैरह लाइसेंस वगैरह पकड़े जाते हैं, वो कहाँ से मिलते? तो वो कोर्ट से आपको बता दिया जाता है कि कोर्ट से मिलेंगे। तब आप जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? तो आप लोग जाएंगे इसमें, जैसे इसमें दीवानी मामले में, कि हाँ इस कोर्ट के अंदर जाएंगे। आपको अपनी आपकी वो सारी चीज़ें दे दी जाती है जो भी आपको दिया होता है, पर्चा वगैरह, कि इस नंबर से मिलाते हैं और दे देते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 220। ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 220 के तहत, 220 के तहत बताया गया कि उच्च न्यायालय के जो जज होंगे, मान लीजिए कि जज जज के बाद में उनको वकालत करने का अधिकार है। तो वो जज जो हैं वकालत तो कर सकते हैं, लेकिन वकालत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। उनको वो जिस भी कोर्ट में वो जज रह जाते हैं उसमें वकालत नहीं कर सकते, उससे के नीचे नहीं कर सकते। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, उसके बाद में वो किसी भी मामले पर वकालत नहीं कर सकते। भाई अपने से मान लीजिए जो उसमें पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, वो जज बन गया। जज बनने के बाद में वो मामले देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो यानी कि वकालत नहीं कर सकते। तो इनको प्रतिबंध लगाया गया किस चीज पे? वकालत, वकालत प्रतिबंध। कहाँ के? तो हाई कोर्ट के जो जज होंगे, हाई कोर्ट के जज, अपने से नीचे की जो अदालतें होंगी या फिर हाई कोर्ट में ये बात करें, उसमें भी वकालत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट एक है हमारे पूरे भारत का। आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं। सारी चीज़ मैं आपको डेली बोलता हूँ ये चीज़। कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए कि भैया ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो मैं उस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता दूंगा। और क्लासेस में कुछ ऐड ऑन करना है तो मैं ऐड ऑन भी कर दूंगा। तो आप मुझे ऐसे ही, मैं आपके साथ निरंतर बना हुआ, क्लास आप रेगुलरली ले रहे होंगे और अपने प्यारे प्यारे नोट्स बना रहे होंगे। डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और सारी चीज़ों को पर्टिकुलर तरीके से करते रहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि ऐसे ही, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में वीडियोस पहुंच जाती है और आपको पता चल जाता है कि वीडियो आ चुकी है। और उसके बाद में अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।